तो पहले आपको ये बता दें कि फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है। इस बयान को काफ़ी इस तरह से देखा जा रहा है कि बड़ा ये है कि ये आखिरी इंतखाबात हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान है कि ये आखिरी इंतखाबात हो सकता है और ये अगर दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुश्किलों में होगा इजाफा। ये फारूक अब्दुल्ला ने बयान में कहा है। और इसके साथ ही अभी हम बात इस पर कर रहे हैं कि दरअसल जब चुनाव आते हैं तो हालात ऐसे बन क्यों जाते हैं कि बात जो है हिंदू मुसलमान तक आ जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि ये आखिरी चुनाव हो सकता है। उनके मुताबिक बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं सज्जाद लोन, गुलाम नबी आज़ाद और अल्ताफ बुखारी जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले देखें कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, वो देश में मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो मुश्किलों में इजाफा होगा। मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात कही है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें यह सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। कभी ऐसा नहीं होगा वजीर आजम कि मुसलमान कभी भी किसी मां का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा। वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूं, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूं जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूं। मैं समझता हूं वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। That they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे। जो जब तक वो जिंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक? क्या ये 2047 तक रहेंगे? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे और जो मर्जियां करना है, और कर रहे हैं। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूं, वो आजाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूं। जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, मुझे अफसोस है। अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। और वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री के भाषण पर कहा है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। उसकी फूंक निकल गई, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से बीजेपी वाले कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस सब कुछ ले जाके मुसलमानों को देगी। मतलब एक कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है। उससे लगता है कि एनडीए को, बीजेपी को पता चल चुका है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो दिन ब दिन पेशरफ्त कर रहा है और जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो इंडिया ब्लॉक के हक में होंगे। वो सबको हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि नौजवान सोचता है कि अगर मुझे नौकरी देगा तो वो इंडिया ब्लॉक देगा, अगर महंगाई कम करेगा तो वो इंडिया ब्लॉक करेगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी हुई है। और संपत्ति के बंटवारे को लेकर पीएम मोदी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी इस मुद्दे को और आगे बढ़ा रहे हैं। टोंक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा करे कि वो SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को नहीं देगी। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी
कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे। जरा वह देश की जनता को वादा करो। और राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन हनुमान जयंती के अवसर पर जाखू मंदिर पहुंचे। देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव में जैसे जैसे प्रचार और जैसे जैसे चुनाव में इसका जो है असर दिखता जा रहा है, अब ये बात सीधे तौर पर सामने आ रही है कि आखिर चुनाव का रंग ऐसा हो ही क्यों जाता है कि चुनाव मुद्दों से उठकर शुरू होता है और फिर वो चला जाता है मजहब की बुनियाद पर, मजहब की पहचान पर। इस बार जब से अभी प्रधानमंत्री का ये जो बयान आया है, उसके बाद उन्होंने जो घोषणा पत्र को लेकर जो उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है, उसके बाद कांग्रेस अपने बचाव के मुद्रा में है। कांग्रेस के नेता भी इस पर सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो इंडिया अलायंस है, यानी INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, तो इस इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल है वो भी इस पर अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं और सब ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। किन मुद्दों पर 5 साल में क्या काम हुए, क्या मुद्दे रहे, किस तरह से अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दे महंगाई के हों, बेरोजगारी को, जो भी मुद्दे हैं, उस वैसा ना होकर अगर ये मुद्दा जो है वो मजहब की पहचान तक समझ जाता है तो यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये उनका कहना है। और इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं एडवोकेट आरिस पठानिया, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, रफीक राथर हैं PDP से, और स्पोक्स पर्सन ज़ीशान जावेद राना भी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे, और स्पोक्स पर्सन यासर खान जो अपनी पार्टी से हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले PDP से रफीक राथर हमारे साथ पूछ रहे हैं। रफीक, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। रफीक राथर, आप हमें ये बताएं कि ये जो चुनाव अब इस मोड़ पर आ रहा है, अब फिर से उस तरह की बातें सामने आने लगी हैं कि ये मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं मजहब की पहचान तक चलता जा रहा है, और सवाल मैनिफेस्टो से होते हुए एक खास मजहब तक ये सिमटता जा रहा है। ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर जो सवाल उठ रहे हैं तो सवाल उठ ही क्यों रहे हैं? मेरे ख्याल में अच्छा होता अगर आप ये सवाल उन लोगों से पूछते जो जिनका दावा रहा है कि हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बाद वो इस तरह से मजहब को टारगेट करे और मजहब की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर फिर अपनी कैंपेन को लॉन्च करे और फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी को एड्रेस करने की कोई उनको पीस और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, माइनॉरिटी के मुतालिक नफरत फैलाएं, माइनॉरिटीज, ताकि माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील करे और वो डर और खौफ का माहौल मुल्क में क्रिएट करने की कोशिश जो की जा रही है। तो मेरे ख्याल में बेहतर होता अगर आप मुझसे यह सवाल पूछे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है, हमारा समाज खतरे में अगर यही तरीकेकार रहा तो आप देखिए इलेक्शन के वक्त से और इस तरह से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जब स्टेटमेंट आए तो फिर इससे बढ़कर अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में सब लोगों को इस जो भी मुल्क की इंटेलिजेंसी है उन्होंने इसको बड़ा कंडेम किया और करना भी चाहिए। ठीक है, अगर जिम्मेदार पार्टी, रूलिंग पार्टी इस तरह के हथकंडों पर आए और सिर्फ बस 2-4 सीटें या इलेक्शन जीतने के लिए अगर वो इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें तो इससे बढ़कर अलमिया क्या हो सकता है कि न सिर्फ मुल्क के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, बल्कि हम सब लोग खतरे में महसूस करेंगे अगर ये तरीकेकार जारी रहा। जी, आरिस पठानिया हमारे साथ मौजूद है। पठानिया जी, ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है कि हमारी शनाख्त पर अब खतरा है, और आखिर ऐसा क्यों है कि चुनाव के समय में फिर से मजहबी शनाख्त को इस तरह से सामने लाया जा रहा है? PDP ने भी इस पर सवाल उठाया, महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर आपकी इस पर क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे
समय दिया, मैं अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट सभी आपके जो डायरेक्ट दर्शक जो जुड़े हैं इनके सामने रख पाऊं। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। सूडो सेकुलरिज्म करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पे लाया। असली सेकुलरिज्म अगर को प्रैक्टिस करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ, ये जो रेफर किया है उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है ये। हाँ, संतुष्टीकरण की राजनीति अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जी ने किसी भी पंथ विशेष, खिता विशेष, धर्म विशेष के विरुद्ध कोई भी स्टेटमेंट किसी भी शक्ल में, किसी भी हालत में कभी नहीं दिया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि झूठ के नाम पे, धर्म के नाम पे, सब्ज बाग के नाम पे राजनीति करना, लोगों को भ्रमित करने का एक काम करना। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक पर्टिकुलर धर्म को रेफर करके कहते हैं कि इस धर्म को, जिसे कहते हैं, विशेष पैकेज दिया जाए। हम किसी को विशेष पैकेज देने की बात नहीं करते, सब धर्म बराबर है। सब तो बात तो वही आ रही है ना पठानिया जी, बात तो वही आ रही है कि जो पिछले प्रधानमंत्री की बात की जा रही है उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं बात की है। आप पूरी बात को सुनेंगे तो वो एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं है। दैट इंक्लूड्स SC, ST, पिछड़े, वंचित। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें कि इनके 10-10 बच्चे हैं और 10-10 बच्चों को हम फीड क्यों करें, तो आपको खुद समझना चाहिए कि वो नंबर्स की बात कहीं पर नहीं आई कि 10 या 12 या 6 या 8। ऐसा नहीं, 10 या 12 बच्चे वाली कोई बात नहीं, नंबर की बात नहीं कहा उन्होंने। देखें, ऐसा है कि मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तुष्टीकरण एंड संतुष्टीकरण। हम हर एक की संतुष्टि को लेके काम करना चाहते हैं। हम रिलीजन के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, खिता के नाम पे डिवाइड पैदा करके या किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, किसी को पुश बिहाइंड करके हम ऐसी राजनीति में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। ना ही इसमें कोई ऐसा इंप्रेशन कहीं और जाए, ना ही कोई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है यासिर खान। यासिर, मेरा सवाल यही है कि ये ऐसे मोड़ क्यों आ जाते हैं? ये माफ कीजिएगा, अपनी पार्टी से हैं यासिर खान। यासिर, सवाल मेरा यह है कि ये मोड़ क्यों आ गया? जो फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं? महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही है वो क्यों उठा रही हैं? और क्यों इस तरह की बात अब चर्चा में लाई जा रही है कि जो चुनाव मुद्दों के आधार पर होना चाहिए वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब हो गया है, या होता जा रहा है, या उसे गायब करने की कोशिश हो रही है, और वहां पर वो मुद्दा आ जा रहा है मजहब की बुनियाद। जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की 4th जनरेशन जो है वो सियासत में एंटर हो चुकी है, और आज उनको मुस्लिम्स की याद आई नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिस तरह से उनके स्टेटमेंट सामने आए। आप देखें कि मुस्लिम्स के सबसे ज्यादा दुश्मन तो यही रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रही है। आप देखें कि इन्होंने क्या किया कि जो 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया था, वो इन्होंने, उस वक्त तो हालात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए उसको यहाँ पर जो है लाया गया था, ताकि इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाई जाएगी उसको कुचला जाएगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा तो किलिंग्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम हुई है, और जम्मू कश्मीर में कोई दिन ऐसा खाली नहीं होता था जिस दिन 10 से 12-15 लोगों की जो है यहाँ पर जाने जाती थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो कोई हक नहीं पहुंचता है। आप देखें, उमर अब्दुल्ला साहब जब 2008 में मिनिस्ट्री में थे, उनको लोगों की एक डिमांड थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिवोक किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल बेहतर हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी कि इसको रिवोक किया जाए, इस ड्रैकोनियन लॉ को रिवोक किया जाए, क्योंकि उसके मफाद में था कि यहाँ के लोग जो है दबे रहे। और आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में इन्होंने किसी तरह से, जो स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त होती थी, कोई भी पीस, प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट के एतबार से कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ मुस्लिम्स को अनपढ़ रखना चाहते थे। और जिस तरह से ये दावे करते हैं, कभी आप मुझे बताएं, बैड पब्लिक सेफ्टी एक्ट, गुड पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो सकता है? आज ये बीजेपी में कहते हैं गुड बीजेपी, बैड बीजेपी। बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ तो ये रहे हैं, और इनका हमेशा यही मोटिव रहा है, अपने पावर शिफ्टिंग के लिए पार्टनर जो है उसका अलायंस जो है ये चेंज करते हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि इस वक्त ये बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इनको समझ चुकी है, जो इन्होंने आज तक अपनी सियासत में लोगों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए ये चाहते हैं कि आप ये किस तरह की स्टेटमेंट दें ताकि लोगों की नजर में आए, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आवाम के बीच में ये नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा सिर्फ ये था कि उनका जो स्टेटमेंट अभी है, वो उस स्टेटमेंट का जम्मू कश्मीर में कितना असर है, नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो है वो PM के बयान पर रिएक्शन में वो दे रहे थे। मैं बाद में आपके पास फिर आऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि उस पर आपका क्या कहना है।
जिशान जावेद राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप हैं और जिशान आपका भी इस्तकबाल है। मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि चुनाव जो हो रहा है लोकसभा का, उसका फर्स्ट फेज इलेक्शन पूरा हो चुका है और अभी तो 6 फेज बाकी हैं, लेकिन अब चुनाव जो है कहीं ना कहीं वो सवाल उठने लगा है, मैनिफेस्टो से जाकर के अब धर्म विशेष तक बात चली गई, यानी रिलीजन ओरिएंटेड। अब ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो गया। उस पर प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी एक रैली में, उस पर फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है, उस पर पीडीपी ने भी रिएक्ट किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या कहेंगे। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट आई है इलेक्शन के दौरान, हालांकि मैं ये पहली मर्तबा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री को इस देश में ये भी याद आया कि इस देश में 20% अगर आबादी मुसलमानों की भी है। मैं इस बात से भी इस पे बात भी पूरी मेरी नजर है कि जब हम इलेक्शन में उतरते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, जो डायरेक्शंस होते हैं कि हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट्स जो हैं वो हासिल नहीं करने हैं और ना ही उनका जो इलेक्शन के बीच में जो है उस जाति और धर्म के नाम पे लोगों को तकसीम करना है। बीजेपी का हमेशा से ये रहा कि बीजेपी की जो पैदाइश हुई है वो धर्म के नाम पे हुई है और धर्म के नाम पे उन्होंने आज तक जो है अपनी सियासत की है। और आज तक, इवन कि आज तक भी जिस तरीके से 2024 में जिस तरीके से राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के बाद आज उसका सारा क्रेडिट लेके और उसी के नाम पे जो है भाजपा जो है वो चुनाव में है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस देश में राजनीति जो जिस तरीके की जो एक मोड़ दिया है बीजेपी ने, जिस तरीके की राजनीति को, ये मोड़ इस देश के लिए अच्छा नहीं है। और इस देश में, क्योंकि ये देश जिन ताकतों पे, जिन सेकुलर फाउंडेशंस पे ये देश बना था, कहीं ना कहीं उन सेकुलर फाउंडेशंस पे जरूर जो है उनको दचका लगा है भाजपा के यहाँ आने से। और जिस तरीके की हवा, जिस तरीके की मैं लोगों के अंदर एक जोश और खरोश भाजपा के खिलाफ देख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरीके का जो जोश और खरोश जो है 6 फेसों में, अगले 6 फेसों में हमें देखने को मिलेगा और भाजपा को इस मुल्क से उखाड़ के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भाजपा का यहां से जाना बहुत जरूरी है। जोश खरोश हर पार्टी को लगता है कि हमारे हक में है, आपको लगा या कि आपके हक में, यानी आपके अलायंस के हक में है, तो बात अलग है, लेकिन हर पार्टी का ही क्लेम होता है। मैं फिर से आता हूं एक बार, क्योंकि हमारे साथ चारों मेहमान हैं। पीडीपी के राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आरएस पठानिया जी भी है। राठौर साहब, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं। उनका आपने सुना, सबको सुन लिया आपने। पठानिया जी ने भी कहा है कि ये दरअसल हम अभी भी उसी पे हमारा आधारित है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी रफीक राठौर जी, आप खुद को अनम्यूट कर लें, खुद को अनम्यूट कर लें। हाँ, मेरी बात आ रही है आपको? जी हाँ, बोलें। हाँ, देखिए, वो पठानिया साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो मजबूर है अपने पार्टी को डिफेंड करने के लिए, उनके मौकफ को डिफेंड करने के लिए। क्या हकीकत यह है कि सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी ने हमेशा डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया और एंटी माइनॉरिटीज, बिलखुसूस एंटी मुस्लिम का उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन एंटी मुस्लिम स्लोगन्स पर रही है। तो आप मुझे बताइए 543 सीट्स में से कितने लोगों को इन्हें मैंडेट दे दिया है? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान है, आप मुझे बताइए मैंडेट कितने मुसलमान को दे दिया? तो कहने को तो ये बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी हर सूरत में चाहती है कि वो माइनॉरिटीज को, बिलखुसूस मुसलमानों को आइसोलेट करे, वन से और मेजॉरिटी कम्युनिटी को प्लीज करे, उनकी अपीजमेंट को हासिल करना चाहती है ताकि सरकार बने। यही वजह है कि आज तक न कोई मैंडेट, और पहली बार है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, 70-45 साल की हिस्ट्री में, 75 साल की हिस्ट्री में पहला मौका है कि आपका एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो जब इस तरह की आप सियासत करेंगे, फिर आप दावा करें कि हम बिलीव करते हैं यूनिटी में, हम बिलीव करते हैं डाइवर्सिटी में, ये सारे स्लोगन्स हैं। और देखिए, जो आज ये इनने मौकफ बयान दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फर्स्ट फेज हुआ और जो तकरीबन 100-200 के सीटों के लिए जो इलेक्शन हुआ, तो वहां पर आपने देखा कि जो एग्जिट पोल आ गया, बीजेपी वहां पर हार रही है और बड़ी बुरी तरह से हार रही है। इस पे बात नहीं कर सकते, एग्जिट पोल कहीं से कुछ नहीं आया है। एग्जिट पोल ऑफिशियली अभी कर भी नहीं सकते जब तक सारे फेजेस ना हो जाए, जब तक के सारे फेजेस पूरे ना हो जाएं। उस पे सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके ब्लॉक को ज्यादा कामयाबी मिल रही है, पठानिया जी क्लेम कर सकते हैं कि इनको ब्लॉक नहीं। उस पर बात अभी नहीं करें, अभी बात उस पर कर ही नहीं रहे। अभी बात हो रही है मुद्दों पे,
मुद्दे से हट के बात हिंदू मुसलमान तक क्यों चली जाती है? बात इस पे हो रही है। पठानिया साहब, आपका जवाब चाहिए। जिनने की ना उनसे जी, पूछिए ना, मैं जिन्होंने किया, आप उनसे पूछिए ना। मैं उम्मीद करूंगा मेरे पैनलिस्ट मुझे 2 मिनट के लिए सिर्फ पेशेंटली सुनेंगे। वी डोंट बिलीव इन जिसे कहते हैं सिंबोलिज्म, सांकेतिक जिसे कहते हैं, उसके लिए मिनिस्टर कितने, एमपी कितने, टिकट कितने, कुछ आंकड़े मैं आप सबके ध्यान में, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगा। आप मुस्लिम विरोधी और जिसे कहते हैं कम्युनलिज्म या किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, 90 करोड़ का सेंट्रल ग्रांट में जंप आया है, मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार। आप बात करिए मुस्लिम स्कॉलरशिप्स की, 2.30 करोड़ 2/33 करोड़ था, 2.37 करोड़ पे गया है। आप बात करें राइट टू एजुकेशन की, मुस्लिम भाइयों को इसका फायदा मिले। आप बात करें कम्युनल वायलेंस बिल की, आप बात करें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कि डायरेक्टली जिसे कहते हैं मुस्लिम समुदाय को जो बेनिफिट देने वाले जो कानून है जो मोदी सरकार के दौरान। आप स्किल ट्रेनिंग की बात करें, 2 मिलियन मुस्लिम जिसे कहते हैं नौजवानों ने। पठानिया जी, मैं इस पे थोड़ा सा अभी आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा एक, लेकिन ब्रेक से पहले मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि ये सवाल तो वैसे फिर भी बनता ही है। जब आप कैंपेन करते हैं, आप सभाएं करते हैं, आपके हर विंग है, उसमें आपका माइनॉरिटी विंग है, आपका उसमें अल्पसंख्यक विंग है, तो उसमें कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल तो